हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है धर्म युद्ध लेकर आया हूँ, जिसको अर्जुन देव चरण ने लिखा है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन। क्या है यहाँ पर? देखो, अर्जुन देव चरण है, वो एक टीचर है बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी पेशे से। इज बेसिकली अ पोएट, और वो मूल रूप से एक कवि हैं। बेसिकली मीन्स मूल रूप से। तो क्या हुआ, अर्जुन देव चरण जो है वो एक प्रोफेशन यानी पेशे से वो एक टीचर हैं और मूल रूप से एक कवि हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एपियर्स मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना। एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार रूप। इस पोएट्री मीन्स तो कविताएं होती हैं। शॉर्ट मीन्स होती हैं छोटी। क्रिस्प मीन्स सुस्पष्ट, साफ साफ। एंड पिथी मीन्स होता है उतार चढ़ाव। लाइन मतलब तो पता ही है। कोरस मतलब होता है समूह में, कोई भी समूह गाना, समूह की गीत। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हिज प्लेस एपियर लाइक है ना एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। तो उनका जो नाटक है ऐसा लगता था, एपियर है ना उनका नाटक, हिज प्लेस एपियर लाइक है ना एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनके जो नाटक है ऐसे लगते थे कि उनकी कविताओं का एक्सटेंशन है, यानी कविताओं का विस्तार रूप है। ठीक है, उनके नाटक देखने से लगते थे कि वो कविताओं को ही उन्होंने काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। और ये बात कैसे पता चलता है, आगे देखते हैं। द पोएट इन हिम, यानी द पोएट इन हिम, उनके अंदर का कवि, द पोएट इन हिम shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. उनके अंदर का कवि सोच दिखता है थ्रू हिज शॉर्ट, उनकी छोटी, साफ साफ और उतार चढ़ाव वाली लाइनों के द्वारा। द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेस, और उस नाटक में उनके समूह गीतों के द्वारा। ठीक है, तो समूह जो उनके नाटक है उनमें समूह गीत और उतार चढ़ाव वाली लाइनें, सुस्पष्ट और बिल्कुल अर्थपूर्ण लाइनों के द्वारा ही उनका कवि उनके अंदर झलकता था या दिखाई पड़ता था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस पब्लिश्ड इन द लेट 70s। उनकी जो पहली किताब थी राजस्थानी नाटक में, पब्लिश यानी प्रकाशित होना, इन द लेट 70s यानी 70 दशक के बाद, वॉज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली। इंडिफरेंटली मतलब होता है उदासीनता से। तो उसको रिसीव्ड मतलब यहाँ पर होता है प्राप्त करना और अपनाया गया। तो उनकी जो फर्स्ट बुक थी राजस्थानी नाटक में, पब्लिश्ड इन द लेट 70s, वो प्रकाशित 70 दशक के बाद हुआ था और उसको रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक, सर्कल मीन्स होता है समूह। ठीक है, तो उसको बड़ी ही उदासीनता के साथ, इंडिफरेंटली उसको रिसीव किया, बड़ी ही उदासीनता के साथ उनकी बुक को राजस्थानी साहित्य समूह में उदासीनता के साथ अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इशू लाइक विडो रीमैरिज, डाउरी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखो, टिल दैट टाइम, उस समय तक। क्या है? टिल दैट टाइम लिखा है ना। टिल दैट टाइम मतलब उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थान में कोई भी ड्रामा करना, हैड मींट मतलब होता है उसका अर्थ होना। तो राजस्थानी में ड्रामा करने का मतलब होता था, जो भी नाटक होता था उसका विषय क्या होता था, आइदर सम हिस्ट्री मीन्स इधर उधर का भटके हुए या फिर आवारा होता है। तो कुछ इधर उधर के वन एक्ट प्ले करते थे वो, एकांकी नाटक। वन एक्ट प्ले मीन्स एकांकी नाटक करते थे ऑन सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों पर, लाइक विडो रीमैरिज, जैसे कि विधवा पुनः विवाह। विडो मीन्स होता है विधवा, रीमैरिज यानी पुनः विवाह, डाउरी यानी दहेज, एक्सेट्रा इत्यादि।
तो उस समय राजधानी में कुछ इधर उधर के एकांकी नाटक होते थे जो कि सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड होते थे, आधारित होते थे, जैसे कि विधवा का पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, इन्हीं सब विषयों पर वहाँ पर नाटक होता था। और द फोक प्ले बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स। ठीक है, या तो वहाँ पर कुछ कैसे होते थे नाटक कि या तो वो कुछ सोशल इशू पे बात करते थे, या फिर कुछ मैथोलॉजिकल, मतलब यहाँ पर देखो तो फोक प्ले यानी जो लोक नाटक होते थे वो आधारित होते थे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल। हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, मैथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक, थीम यानी विषय। ठीक है, तो और कुछ जो नाटक होते थे जो सोशल इशू से अलग होते थे वो किस पे बेस्ड होते थे, किस पे आधारित होते थे, वो हिस्टोरिकल होते थे, ऐतिहासिक होते थे, या फिर पौराणिक विषयों पर आधारित होते थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, समकालीन मतलब उस समय से संबंधित। ठीक है, अ फुल लेंथ प्ले एक लंबा सा नाटक ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम्स, कंटेम्प्रेरी थीम्स यानी समकालीन विषयों पर, वाज बियॉन्ड कंजक्टर। कंजक्टर मीन्स होता है अनुमान, बियॉन्ड मीन्स से आगे, बहुत ज़्यादा आगे। तो एक फुल लेंथ प्ले, एक लंबा सा नाटक समकालीन विषयों पर उनकी अनुमान से भी कहीं अधिक आगे था, यानी उनकी अनुमान से भी कहीं ज़्यादा सोच से बाहर थी ये सब बातें उनके लिए। एक लंबा नाटक करना, फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजक्टर, उनके अनुमान, उनके अंदाजा या फिर उनकी सोच से भी लंबा नाटक के बारे में सोचना भी उनसे कहीं कोसों दूर था, यानी उन लंबे नाटक के बारे में सोचते ही नहीं थे। ठीक है, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, मतलब ड्रामा के क्षेत्र में, ड्रामेटिक मतलब है नाटकीय साहित्य, तो लिटरेचर यानी साहित्य होता है। तो अर्जुन अराइवल्स ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो, बल्कि तो उनका जो आगमन हुआ वो सिर्फ नाटकीय साहित्य में सिर्फ उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ मॉडर्न थ्रेट, उनका जो आगमन हुआ उसका महत्वपूर्ण योगदान मॉडर्न यानी आधुनिक थिएटर में भी रहा। ठीक है, अर्जुन देव प्ले इंक्लूड, उनके अर्जुन देव के नाटक में शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल है, दो नाटक आजरा ग्वारी एंड संकारियो, बोलमारी मछली, कित्तोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। तो ये उनके कुछ नाटकों के नाम हैं। ठीक है, ये उनके कुछ नाटक के नाम है जो कि राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। ये जो धर्म युद्ध है ये स्टोरी है किसकी, पद्मा की है। और यंग गर्ल, एक जवान लड़की यानी युवा लड़की, एजुकेटेड थ्रू, जिसने शिक्षा प्राप्त किया था स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण द महाभारत एक्सेट्रा etc। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो पद्मा की स्टोरी है। यंग गर्ल है वो जिसने शिक्षा प्राप्त किया है, एजुकेटेड थ्रू, जिसने शिक्षा प्राप्त किया है स्क्रिप्चर्स से। स्क्रिप्चर्स मतलब होते हैं, क्या होता है, ग्रंथ संबंधी होता है, धर्म ग्रंथ संबंधी। ठीक है, तो उसने जो शिक्षा लिया है वो धर्म ग्रंथ के क्षेत्र से शिक्षा लिया है, जैसे कि रामायण हो गया और महाभारत हो गया। ठीक है, सी फील एग्रीव्ड एंड एजिएटेड। ठीक है, सी फील एग्रीव्ड एंड एजिएटेड, तो वो सी फील, वो फील करती है, महसूस करती है, एग्रीव्ड, एग्रीव मतलब होता है असंतुष्ट। ठीक है, असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, एंड एजिएटेड मतलब होता है सेम ही, एग्रीव्ड और एजिएटेड सेम जैसा ही वर्ड है, इसका मतलब होता है असंतुष्ट, गुस्सा होना किसी पे, उनके पक्ष में ना बोलना। ठीक है, उनके विरुद्ध रहना। बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स, अनचैरिटेबल मतलब होता है बिल्कुल निर्दयी,
ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवाद, एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार, ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड वुमेन। अब देखो, तो सी फील वो एग्रीव्ड असंतुष्ट रहती थी, गुस्सा रहती थी, उनसे वो खिसियाई रहती थी, होता है ना गुस्से में रहना, उनसे असंतुष्ट रहती है। किससे वो असंतुष्ट रहती थी? बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स, मतलब वो निर्दयी व्यवहार से, निर्दयी व्यवहार और निर्दयी ऑर्थोडॉक्स, निर्दयी विचारों से। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवाद विचार, और रूढ़िवाद विचार क्या होता है? पुराने ख्यालात विचार, जैसे कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, घर का काम ही करना चाहिए, ये होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, रूढ़िवाद विचार। तो निर्दयी विचारों के प्रति और व्यवहारों के प्रति, जो कि समाज में औरतों के प्रति था, टुवर्ड वुमेन, औरतों के प्रति जो था, उन विचारों के से ना ये बड़ी ही असंतुष्ट थी, उससे वो बड़ी ही गुस्से में रहती थी, इससे वो बिल्कुल अपोज यानी विरोध में थी। ठीक है। सी रिपीटेडली, वो बार बार क्या करती थी? रिपीटेडली मतलब बार बार दोहराना। क्वेश्चन हर पेरेंट्स, वो बार बार अपने पेरेंट्स से सवाल करती थी। एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। ठीक है। तो वो बार बार अपने पेरेंट्स से और टीचरों से औरतों के राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार होता है, और आइडेंटिटी यानी पहचान, तो औरतों के अधिकार और पहचान के बारे में वो बार बार सवाल करती थी। एंड आस्क देम, और उनसे पूछती थी, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो उसका वो संबंध सिर्फ शादी से ही है। यानी शादी से, एक ही शादी जो है वही एक ऐसा चीज है जिससे उसकी पहचान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा है, व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इन द सोसाइटी, मतलब समाज में, इन द सोसाइटी, समाज में एक औरतों को क्या पहचान देता है, यानी कैसे वो पहचान बनाती है। हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, हाउ इज मैरिज, कि शादी कैसे संबंधित है टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान से। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माँ और बेटी और एक पिता है, उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं, और हम जानने का इसको कोशिश करेंगे। पद्मा, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, वो पूछती हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, कि माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान क्या है। तो फिर माँ क्या बोलती है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। ठीक है, माँ क्या बोलती हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। ठीक है। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि डिफरेंट मीन्स होता है अलग, फ्रॉम से, अदर्स मीन्स दूसरे, तो हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। तो माँ क्या कहती है, यू आर माई डॉटर और ओनली चाइल्ड, तुम मेरी बेटी हो और ओनली चाइल्ड यानी इकलौती बेटी हो, ओनली चाइल्ड मतलब इकलौती होते हैं, इकलौता या इकलौती। ठीक है। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की चहीती हो यानी प्रिय हो। ठीक है, डार्लिंग यानी चहीती होना, काफ़ी ज़्यादा प्रिय होना। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और अपने पिता की चहीती हो। तो पद्मा क्या बोलती हैं, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, लेकिन फादर केयर्स मीन्स ख्याल करना, परवाह करना, तो मेरे से ज़्यादा वो पैसों का ख्याल करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, बेस्टो मीन्स होता है देना, प्रदान करना, हार्ट तो मतलब पता ही है कि दिल होता है। इट टेक्स अ हार्ट, यहाँ पर मतलब समझना कि वो बोलना चाहती है कि किसी को प्यार देने के लिए दिल होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या मतलब वो कमेंट करती है उस पर, अपने पिता पे बोलती है कि उनके पास दिल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो प्यार करते ही नहीं हैं, वो तो पैसों का ख्याल करते हैं, इसलिए वो क्या बोल देती है, ताना मार देती है कि प्यार देने के लिए तो दिल होना चाहिए। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, बेस्टो मीन्स देना, प्रदान करना, कि प्यार देने के लिए तो दिल होना चाहिए।
तो इस बात पे माँ क्या बोलती है, फॉर वोम डज ही सेव, वो किसके लिए ये सेव करते हैं, बचत करते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, सेक मीन्स होता है खातिर, वास्ते, तो ये सब तुम्हारे खातिर ही तो करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा कि पिताजी के पास दिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर औरत क्या बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है, वो अपने ऊपर वो बात ले लेती है। तो पद्मा क्या बोलती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं ये आपके बारे में नहीं बोला है। है ना, ये दिल वाली जो बात है कि उनके पास दिल नहीं है, ये बात मैंने आपके बारे में तो बोला ही नहीं है, तो आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया। तो माँ क्या बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, इन एनी वे किसी भी तरीके से, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी तरीके से अलग नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिम, विथ हिज, ठीक है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो इज लिंक्ड है, वो लिंक्ड मतलब जुड़ा होना। मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है। एंड आई चेयर्स द बॉन्ड, चेयर्स मतलब उसका आनंद लेना, बॉन्ड यानी बंधन, और मैं इस बंधन का खूब आनंद लेती हूँ। मुझे इस बंधन से कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे इस बंधन से प्यार है। मुझे इस बंधन से कोई परेशानी नहीं है। और वो बंधन क्या है, शादी का बंधन है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ी हुई है। एंड आई चेयर्स द बॉन्ड, और मैं इस बंधन को, जो मेरी जो जुड़ी हुई है, जो पहचान है उनसे, और मैं इस बंधन को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसका आनंद लेती हूँ। एंटर्स पद्मा, एंटर्स पद्मास फादर, अब पद्मा के पापा का अंदर आते हैं, कमरे में आते हैं, और क्या बोलते हैं, फादर क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंधन। ठीक है, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्मास मदर, पद्मा की माँ, ये क्या किस बंधन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो माँ क्या बोलते हैं, हेयर इज योर फादर, हेयर इज योर फादर, लो आ गए जी तुम्हारे पिताजी आ गए, लो यहाँ है तुम्हारे पिताजी। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, आस्क हिम पूछ लो उनसे, व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, यू वांट टू नो, वांट मीन्स चाहना, टू नो, नो मीन्स जानना, तो आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, तो आस्क हिम उनसे पूछो जो तुम जानना चाहती हो। ठीक है, फिर फादर, व्हाट इज इट, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरे बच्चे। ठीक है, फादर का बोलते हैं क्या है मेरे बच्चे। माँ, सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, माँ क्या बोलते हैं, सी वांट्स टू, वो जानना चाहती है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, कि आखिर एक औरत का पहचान क्या होता है। ठीक है, फिर फादर क्या बोलते हैं, यू विल नो इट, यू विल नो इट, तुम यह जान जाओगी, डियर, वेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तुम यह जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो पद्मा क्या बोलती है, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, क्या शादी ही एक औरत को पहचान देती है। ठीक है, क्या शादी ही एक औरत को पहचान देती है। तो माँ क्या कहती है, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। ठीक है, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, एक औरत बिना पति के क्या है ना, एक औरत बिना पति के ही क्या है, मतलब कुछ नहीं, उसका ये कहने का मतलब था। तो पद्मा क्या कहती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होते हैं, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या हो अगर कोई शादी ही ना करे, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या हो जब कोई शादी ही ना करे। तो माँ क्या बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, सेंसलेस मतलब होता है अर्थहीन, बेमतलब की सवाल, बेमतलब का, अर्थहीन जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा ये अर्थ
हीन और बिना मतलब की बातें यानी बिना मतलब के सवाल क्यों करती हो? तो पद्मा क्या कहती है? ठीक है, व्हाट अबाउट अ वुमन वोज हस्बैंड इज डेड। तो उस औरत का क्या जिसका पति मर जाए? ठीक है, दूसरा सवाल क्या करती है? व्हाट अबाउट अ वुमन, उस औरत के बारे में क्या, उस औरत का क्या वोज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति ही मर जाए। तो माँ क्या बोलती है? लाइफ इज हेल फॉर हर, लाइफ इज हेल फॉर हर, जिंदगी उसके लिए क्या हो जाएगा? नर्क हो जाएगा। हेल यानी नर्क। लाइफ इज हेल फॉर हर, जीवन उसके लिए नर्क हो जाएगा। तो फिर पद्मा क्या बोलती है? दैट्स इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी अन्याय, ये तो अन्याय है। तो माँ क्या बोलती है? यू नीडेंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तो तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो पद्मा बोलती है वाई। तो माँ क्या बोलती है? ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार, तो आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन सवाल। तो यहाँ पर औरतों को सवाल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सवाल पूछने का या सवाल करने का अधिकार नहीं है। तो पद्मा क्या बोलती है? व्हाट राइट डू दे हैव देन, देन मीन्स फिर या उसके बाद। तो फिर कौन सा अधिकार औरतों के पास है? व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर औरतों के पास क्या अधिकार है? फादर, राइट आर फॉर इक्वल्स डियर। तो फादर क्या बोलते हैं? सबके लिए जो अधिकार है वो बराबर है। फिर पद्मा क्या बोलती है? वाई इज अ होम कंसीडर्ड, कंसीडर मतलब होता है माना जाना, अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी। तो घर को क्या बोलते हैं कि वाई इज अ होम कंसीडर अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग सौदेबाजी करना। तो क्यों, और कंसीडर मतलब माना जाता है या फिर माना जाना। तो आखिर क्यों एक घर को सौदेबाजी का जगह, प्लेस है ना, सौदेबाजी का जगह क्यों माना जाता है? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि घर पर ही ना दान दहेज की बात होती है, यानी सौदेबाजी हो रही है। ठीक है, इसी बात पे पूछती है कि आखिर ये घर को सौदेबाजी की जगह क्यों मानी जाती है। वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, ऐसी जगह पे किसी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सौदेबाजी वाली जगहों पर किसी को नहीं रहना चाहिए। फादर क्या बोलते हैं फिर? यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। तो तुम जहां कहीं भी जाओगे, वेयर एवर यू गो, तो जहां कहीं भी तुम जाओगे, जो तुम सवाल मेरे से पूछ रही है उसका तुम सेम ही जवाब पाओगे। रिप्लाईज यानी जवाब। ठीक है, तो तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी सवाल करो, तो तुमको ये सेम ही जवाब मिलेगा। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस मतलब होता है पूरी मानव जाति, मानव समाज। तो क्या बोलती है? बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। लेकिन एक जो औरत की जो पहचान है वो तो पूरी मानव समाज से है, क्योंकि मानव समाज में औरत और आदमी दोनों की भागीदारी होती है। कोई भी समाज किसी एक आदमी से या फिर सिर्फ आदमियों से या फिर सिर्फ औरतों से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें तो दोनों ही शामिल होते हैं। इसलिए क्या बोलती है? बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है, कि जो औरतों की जो पहचान है वो तो मानव के समाज से है। अ सोसाइटी सेंस वुमन, सेंस में होता है के बिना। ठीक है, तो एक समाज औरत के बिना क्या? ठीक है, एक ऐसा समाज औरत के बिना कैसा समाज, ये सवाल करती है कि ऐसा कौन सा समाज है जो बिना औरत का हो, है ना, एक औरत के बिना समाज ही क्या। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो पहचान होती है वो शादी ही देती है। ठीक है, तो समाज में जो पहचान है औरत का, फिर से
पिताजी बोलते हैं उसके कि यही से तो कहता हूँ कि जो समाज में आदमी और औरत दोनों होते हैं और इस समाज में उनको पहचान मिलता है जो कि मैरिज ही उनको लैंड करता है। ठीक है, फिर पद्मा क्या बोलती है, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज नो आइडेंटिटी। ठीक है, अगर एक औरत शादी करे, नहीं सॉरी, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लड़की शादी ना करे, सी हैज नो आइडेंटिटी, यानी अगर वो शादी ना करे तो यानी उसके पास कोई पहचान नहीं होगा, यही ना। फिर आगे देखते हैं, वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है कि एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, वेनरेटेड मतलब होता है पूजनीय, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है, वो वेनरेटेड, आदरणीय, जिसका सम्मान किया जाता है। तो पूछती है कि आखिर वो एक अनमैरिड मैन, अविवाहित आदमी इतना पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, एंड कॉल्ड अ सेंट, और उसको साधु कहा जाता है, सेंट यानी साधु, वाइल जबकि एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्टन। ठीक है, तो जबकि एक औरत को इमोरल, अनैतिक, ठीक है, एंड वॉन्टेन कहा जाता है, वॉन्टेन यानी चरित्रहीन कहना, या फिर बोल देना करेक्टरलेस है, करेक्टर की अच्छी नहीं है। तो इसी तो बोलती है ये बात कि आखिर जो समाज में लड़के जो होते हैं अगर वो शादी ना करें तो वेनरेटेड हो गए, वो पूजनीय हो जाते हैं, उनको साधु मान लिया जाता है। लेकिन जब एक औरत शादी ना करे तो उसको अमोरल, इमोरल मान लिया जाता है, अनैतिक माना जाता है, बिना विचारों वाली मान लिया जाता है कि उसका विचार खराब है, और उसको वांटेन कह दिया जाता है कि वो करेक्टरलेस है, चरित्र की अच्छी नहीं है। ठीक है, इसी बात से चलो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।